Good morning, students. Class plus 2, subject economics, chapter 5, measurement of national income, part 3. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में बेटे हमने दो मेथड कर लिए हैं, यानी कि हाउ टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम के हमने दो मेथड किए। पहला वैल्यू एडेड मेथड और दूसरा इनकम मेथड बेटे। आज हम करेंगे लास्ट एंड फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको तीसरी विधि भी कहा जाता है। कहता राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की तीसरी विधि वह विधि है। इस विधि के दो नाम है बेटे, यानी कि आय विन्यास। विन्यास का मतलब जो हमारी इनकम है वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। इनकम डिस्पोजेबल इनकम एंड उपभोग तथा निवेश विधि भी कहा जाता है, यानी कि कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना हमने उपभोग किया और कितना हमने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया। उन दोनों को जोड़ दोगे तो भी क्या आ जाएगी बेटे, व्यय विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं हम बेटे। कहता डेफिनेशन, कहता एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किया जाता है, यानी कि अंतिम फाइनल एक्सपेंडिचर जो किया जाता है, उसका जोड़ तथा शुद्ध विदेशी आय के जोड़ की सहायता से हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं बेटे। कहता अब इसमें आया बेटे अंतिम उपभोग, अंतिम व्यय आया, अंतिम उपभोग और व्यय, यानी कि अंतिम व्यय क्या है, व्हाट इज फाइनल एक्सपेंडिचर। कहता है एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, यानी कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके ऊपर जितना खर्च किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। यानी कि एक अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक हमने कितना खर्च किया है, उसको जोड़ दो, उसको जोड़ को क्या कहेंगे हम, अंतिम उपभोग व्यय कहेंगे। कहता है अब इसमें आया अंतिम वस्तुओं तथा सेवाएं। अब ये अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं क्या है, 2 नंबर में पूछेगा बेटे आपसे, व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं वे वस्तुएं तथा सेवाएं हैं, यानी कि फाइनल गुड एंड सर्विसेज इज दैट गुड्स एंड सर्विसेज जिनका उपयोग या तो अंतिम उपभोग, यानी कि जिनका उपयोग या तो हम उपभोग कर लेते हैं, यानी कि समय उपयोग कर लेते हैं, या फिर पूंजी निर्माण, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। और जो भी हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मकान बना लिया, कुछ और कर लिया, कोई भवन का निर्माण करवा दिया, कहता है इनकी पुनः बिक्री नहीं की जाती। सड़कें बनवाना, ये सभी पूंजी निर्माण के अंतर्गत आते हैं, जो आप बुक में ध्यान से पढ़ोगे। अब आता है व्यय विधि के कदम। कहता राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की जो तीसरी विधि है ना, व्यय विधि, इसको ज्ञात करने के लिए भी 3 कदम उठाए जाते हैं। पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, जिसको कहेंगे आप अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान, यानी कि जो हमारी इकाइयां हैं जो अंतिम व्यय करती है, हम उनकी पहचान करना। हमने पहली विधि और दूसरी विधि में बेटे क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पहली और दूसरी विधि में हमने 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रिनेटरी। परंतु कहता जो व्यय विधि है इसमें 3 नहीं, जबकि कितने क्षेत्र होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं। पहला है बेटे परिवार क्षेत्र, जिसको हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं। सेकंड उत्पादक क्षेत्र, जिसको प्रोडक्शन सेक्टर बोलते हैं। थर्ड सरकारी क्षेत्र, जिसको गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। एंड 4 रेस्ट, शेष विषम क्षेत्र, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो विश्व के साथ, यानी कि एक देश जब दूसरे देश के साथ कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, आयात निर्यात करता है, और जो हमने शुद्ध विदेशी आय निकाली वो भी कहां से आती है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आती है। कहता दूसरा कदम, कहता व्यय विधि के दूसरे कदम में हम अंतिम व्यय का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। कहता अंतिम व्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किया गया है, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया गया है बेटे। और डिवाइड कितने प्रकार से किया गया है, ये बेटे ध्यान से समझना आपको। कहता अंतिम व्यय का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। पहला है निजी अंतिम उपभोग व्यय,
और दूसरा है बेटे अंतिम उपभोग व्यय और दूसरा है बेटे अंतिम निवेश व्यय। यानी कि इसीलिए इस विधि को उपभोग और निवेश विधि भी कहा जाता है। यानी कि कितना तो हमने उपभोग किया और कितना हमने निवेश किया। सिर्फ आपको अंतिम शब्द जरूर लगाना है क्योंकि फाइनल है ये। अब आपको देखना है अंतिम उपभोग व्यय। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहला है निजी अंतिम उपभोग व्यय जिसको प्राइवेट भी कहते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और दूसरा है बेटे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि जिसको सरकार को क्या कहते हैं बेटे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि ये अंतिम उपभोग व्यय कितने भागों में बटा हुआ है बेटे, दो वर्गों में बांट दिया गया, एक निजी और दूसरा सरकार, यानी कि निजी व्यक्तियों के द्वारा और दूसरा सरकारी। जिस प्रकार एक आप कह सकते हो प्राइवेट स्कूल और दूसरा सरकारी स्कूल बेटे, दोनों के द्वारा जो उपभोग पर खर्च किया गया। उसके बाद में अंतिम निवेश व्यय, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया। अब ये ध्यान से समझना है बेटे, अंतिम निवेश व्यय को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटे, इसने तीन वर्गों में बांटा। पहला है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल को हम बोलते हैं बेटे ग्रोस, स्थायी को हम बोलते हैं फिक्स्ड। पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी को हमेशा कैपिटल और बनाना है होता है, उसको फॉर्मेशन कहा जाता है बेटे। यानी कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। स्टॉक में परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टॉक। और निवल निर्यात यानी कि नेट एक्सपोर्ट हमने विदेशों के साथ कितना किया। जब भी हम कोई चीज विदेशों से मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। यानी कि आयात का पहला अक्षर ये देखो, आयात और निर्यात। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आयात का मतलब हमारे पास आया, हमारे देशों में आया, और निर्यात का मतलब गया। ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि हमारे देश में जो आया वो आयात और जो हमारे देशों से गया वो निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब यहां सकल स्थायी पूंजी निर्माण को बेटे ध्यान से समझना है आपको। सकल स्थायी पूंजी निर्माण है ना, ये दो प्रकार से होता है, दो वर्गों में बांटा गया है बेटे। कौन कौन से में, निर्माण पर व्यय यानी कि जो एक्सपेंडिचर किया जाता है जिसके ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कोई भी भवन बनाना, सड़कें बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, ये आपको बुक में ध्यान से पढ़ सकते हो आप। दूसरा है मशीनरी पर व्यय यानी कि कैपिटल रिपेयर्स, यानी कि जो हमने उन मशीनरियों पे, यानी कि कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई उद्योग लगाया है, उसको हमने उसके अंदर जो मशीनरी के ऊपर जो रिपेयर का खर्चा हुआ वो। अब ये जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है ना, ये जो आपके सम आएंगे बेटे 6 नंबर का, उसमें आपको पजलिंग करने के लिए वो ऑप्शन दे देता है। और यही एक चीज ऐसी है जो इस मेथड में आपको पजल करेगी। कैसे, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों को जोड़ दो। यानी कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन को यदि आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकल जाएगा बेटे। यानी कि इन दोनों का जोड़ क्या है, ये अकेला है। यानी कि यदि ये 50-50 रुपए है तो ये इकट्ठा ही 100 रुपए है, जिसको आप क्या कहोगे, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और कहता है यदि वो सब में आपको न तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण दे, न स्टॉक में परिवर्तन दे, सीधा आपको दे दे सकल घरेलू पूंजी निर्माण, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको जोड़ेंगे, न कि इन दोनों को। और यदि ये दोनों दे दे और ये भी दे दे, तब भी हम किसको जोड़ना है, हमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण को जोड़ना है बेटे। अब सकल घरेलू पूंजी निर्माण में भी वो थोड़ा सा समय और बदल करने के लिए क्या दे देता है, निवल घरेलू पूंजी निर्माण दे देता है बेटे। अब हमें पता है, अब ये देखो सकल घरेलू पूंजी निर्माण, इसमें और इसमें निवल घरेलू पूंजी निर्माण में कितना अंतर है बेटे, सिर्फ घरेलू पूंजी निर्माण लास्ट में है, इसके भी लास्ट में घरेलू पूंजी निर्माण है, परंतु यहाँ सकल है, यानी कि ये ग्रोस है और ये हमारी नेट है बेटे। और ग्रोस और नेट जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ध्यान से किया था कि ग्रोस से नेट निकालने, यदि नेट दिया हुआ है उससे ग्रोस निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जो हमारी डेप्रिसिएशन है, जो गिरावट है, जो मूल्य ह्रास है, उसको हम जोड़ देंगे बेटे। इसलिए ये पोर्शन थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। तीसरा कदम बेटे कहता व्यय विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात
करने का जो तीसरा कदम है उसमें हम क्या करेंगे, जो अंतिम व्यय करने वाली इकाइयां है ना, उनकी पहचान तो हमने दूसरे में कर ली, अब उनकी गणना करेंगे कि किस प्रकार वो राष्ट्रीय आय की गणना करती है, यानी कि किस प्रकार उनको मापती है। इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दोगे बेटे कि निजी अंतिम उपभोग व्यय के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, जो बुक में दिया हुआ है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के अंदर यानी कि सरकार के द्वारा जो भी उपभोग किया जाता है उसको शामिल, किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, उसमें ये चीजें हो जाएगी आपकी कि पूंजी निर्माण पर व्यय और मशीनरी पर व्यय। स्टॉक में परिवर्तन क्या कहोगे, अंतिम स्टॉक और आरंभिक स्टॉक के अंतर को स्टॉक में परिवर्तन कहा जाता है। उसी प्रकार निवल निर्यात किसे कहते हैं, निवल निर्यात किसे कहते हैं बेटे, वस्तु तथा सेवाओं को जो हमने निर्यात किया और वस्तु और सेवाओं को जो हमने आयात किया, यानी कि कितना हमने मंगाया और कितना हमने विदेशों में भेजा, उसके अंतर को निवल निर्यात कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट, व्यय विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय का माप कैसे करते हैं। उसी प्रकार बेटे आपको पेंसिल से ये चीज बनानी है और ये डिब्बे ना बिल्कुल सेम होने चाहिए बेटे, और इफेक्टिव दिखना चाहिए कोई भी चीज हो। कहता हमने क्या जोड़ा बेटे, निजी अंतिम उपभोग व्यय नंबर 1, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय नंबर 2, तीसरा क्या जोड़ा बेटे, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, यानी कि मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया, सकल घरेलू पूंजी निर्माण जोड़ दिया। अब स्टॉक में परिवर्तन यहाँ नहीं आएगा, अब क्या आएगा, निवल निर्यात आएगा बेटे, निवल निर्यात हमने जोड़ दिया। अब ये चारों चीजें जोड़ने के बाद मैंने आपको एक बात बताई थी बेटे कि एक दूसरी विधि ही इनकम मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्राचलन, अधिशेष और समय नियोजित मिश्रित आय जोड़ने के बाद क्या निकलती है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय निकलती है। परंतु जो पहली विधि है मूल्य वृद्धि विधि और जो तीसरी विधि है व्यय विधि, इन दोनों में ही क्या निकलेगी, जो पहली स्टेज है ना, उसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या निकलेगी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या आय, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस निकलेगी। और जो नेशनल इनकम होती है वो किस पर निकलती है बेटे, फैक्टर कॉस्ट पर निकलती है और नेट निकलती है बेटे। अब हमें बाजार को फैक्टर बनाना है, फैक्टर कॉस्ट बनाना है और जो ग्रोस है उसको नेट बनाना है बेटे। तो बाजार से हमने साधन लागत बनाना है तो क्या कर दिया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिए बेटे, क्योंकि बाजार में टैक्सेस जुड़े होते हैं। और दूसरा सकल है, सकल से हमें शुद्ध निकालना है बेटे, तो क्या घटा दो, डेप्रिसिएशन भी घटा दो। और जब दोनों चीजें घट जाएगी तो क्या आ जाएगी, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या आय, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर प्राइस आ जाएगी। और जब भी ये चीज आ जाएगी तो इसमें हम शुद्ध विदेशी आय को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी बेटे, हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी बेटे, राष्ट्रीय आय। अब इसके बाद में आपको जो प्रिकॉशंस है, सावधानियां है बेटे, सावधानियां 90% इसी में से निकल जाती है बेटे। इसी में से कैसे निकल जाती है, कहता व्यय विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी पड़ती है। यदि हमने अंतिम उपभोग व्यय को शामिल कर लिया तो निजी और अंतिम उपभोग व्यय को शामिल नहीं करेंगे। यदि हमने अंतिम निवेश को शामिल कर लिया तो सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और निवल निर्यात को शामिल नहीं करेंगे। तीसरी, यदि हमने सकल स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन को शामिल कर लिया है तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण को शामिल नहीं करेंगे। चौथी, यदि निवल घरेलू पूंजी निर्माण और घिसावट दे रखी है तब हम सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण को शामिल नहीं करेंगे बेटे। इसी प्रकार आपकी प्रिकॉशन बन जाएगी। उसके बाद में लास्ट में निष्कर्ष, कंक्लूजन जरूर देना है बेटे। पहली और दूसरी विधि में भी शायद हम भूल गए हो, परंतु यहाँ जरूर देना है बेटे हर विधि के एंड में, यानी कि पहली विधि के एंड में भी आपको निष्कर्ष निकालना है, दूसरी विधि के एंड में भी निष्कर्ष निकालना है और तीसरी विधि के एंड में भी ये निष्कर्ष निकला। क्या निकला, अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की वह विधि का एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि तीनों विधियों का ही राष्ट्रीय आय ज्ञात करने में महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी महत्ता नहीं होती बेटे। और तीनों विधियों से जो नेशनल इनकम निकलेगी वो क्या निकलेगी, सेम निकलेगी बेटे। और भारत में जो निर्माण क्षेत्र है, यानी कि जिसके अंदर सब सारा कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कि
उद्योगी का विनिर्माण जिसके अंदर किया जाता है, उद्योगों को शामिल किया जाता है बेटे। निर्माण क्षेत्र से संबंधित विषयों की जो आय होती है उसको ज्ञात करने के लिए कौन से मेथड का प्रयोग किया जाता है, इसी व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है बेटे। ये हमारा हो गया कंक्लूजन। अब ये आपका चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो गया है। इसके आप खुद सम करके देखेंगे और एक सम पक्का आएगा बेटे आपके, और इसमें कुछ डिफरेंस भी दे रखे हैं आपके। पेज नंबर आपकी जो बुक मिलेगी 121 यानी कि 121 पर आपको एक राष्ट्रीय आय का सारांश वितरण मिलेगा बेटे, उसको भी ध्यान से आपको पढ़ना है और उसकी इमेजेस भी आपको सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट पेजेस पर आपको मिलेंगे कि क्या क्या चीजें शामिल की जाती है राष्ट्रीय आय में और क्या क्या नहीं, उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।